मिडिल ईस्ट एक बार फिर गंभीर तनाव की चपेट में आ गया। 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्र में कूटनीतिक उथल-पुथल मच गई है। इस हमले में हमास के कई वरिष्ठ नेता मारे गए, जो कथित रूप से शांति वार्ता में शामिल थे। इजरायली सैन्य सूत्रों के मुताबिक यह है हमला आतंकवादी योजनाओं को विफल करने के उद्देश्य से किया गया था। उनका दावा है कि मारे गए हमास नेता इजराइल पर संभावित हमलों की योजना बना रहे थे और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे। इस ऑपरेशन को अत्यधिक सटीकता और गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया था। दोहा पर हमले को लेकर कतर सरकार ने विरोध दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बयान जारी कर इसे राष्ट्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल की ऐसी कार्रवाइयां जारी रहीं तो क्षेत्रीय देशों की ओर से सामूहिक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। कतर के पीएम ने कहा, मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने जो किया उसने उन बंधकों के लिए सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। क्षेत्र की ओर से एक प्रतिक्रिया जरूर आएगी। इस प्रतिक्रिया पर इस समय क्षेत्र के अन्य सहयोगियों के साथ परामर्श और चर्चा चल रही है। हम किसी सार्थक पहल की उम्मीद कर रहे हैं जो इजराइल को इस तरह की धौंस धमकी जारी रखने से रोके। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका और प्रतिक्रिया बेहद अहम रही। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक असामान्य बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले का समर्थन प्राप्त नहीं था। बयान में इस कार्रवाई को गैर रचनात्मक और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला बताया है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका आमतौर पर इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन करता रहा है। वहीं इस हमले के बाद मिस्र ने सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी है। काहिरा ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास नेताओं को मिस्र की धरती पर निशाना बनाने की कोशिश की गई तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे। राज्य समर्थित अखबार अल अखबार के मुताबिक मिस्र ने हमास को अपने देश में शरण देने और सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की है। बता दें आपको, दोहा हमले के तुरंत बाद इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई। हूती विद्रोही पहले भी हमास और ईरान समर्थित संगठनों के प्रति सहानुभूति दिखा चुके हैं। इस हमले को इजराइल की व्यापक रोकथाम रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल आने वाले दिन ये तय करेंगे कि संघर्ष सीमित रहेगा या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगा। इसराइल ने कतर में मौजूद हमास नेताओं को खत्म करने के लिए जिस तरह से अटैक किया, उससे अमेरिका, कतर और खित्ते के सभी अरब देश सन्न रह गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये हमास नेताओं को खत्म करने की अरब मुल्कों, इसराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश नहीं है, तो फिर इसराइल ने अरब मुल्कों की सरहद लांघना भी शुरू कर दिया है, वो भी खुलेआम ऐलान करके। क्योंकि कतर में हमास के लीडर्स पर हमला अंजाम देने के बाद इसराइल का जिस तरह का रुख और पीएम नेतन्याहू के तेवर हैं, वो अरब देशों के कान खड़े करने के लिए काफी हैं। जानकार कहते हैं कि अगर अब भी अरब मुल्क नहीं संभले तो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि गजा के लिए इसराइल को रोकने क्या अरब मुल्क मिलकर कोई मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं? तो इसका जवाब फिलहाल ना है, क्योंकि अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर खित्ते के अरब मुल्क इस तरह की कोई कार्रवाई तो करने से रहे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अगर बार बार कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ अरब और मुस्लिम मुल्कों को अपनी एकता दिखाने का वक्त आ गया है, तो इसके मायने कई तरह के हैं। जून में 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग के दौरान दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान ने इसराइल के कोने कोने पर मिसाइल से वार करके उसे गहरे जख्म दिए। खामनेई कहते हैं कि अरब देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुटता दिखाएं, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो ईरान का साथ दें, लेकिन ये भी अरब मुल्कों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो अमेरिका के खेमे में है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि अरब देश अगर वाकई गजा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो दो काम कर सकते हैं। भले ही वो ईरान के साथ सीधे न आ पाएं, लेकिन इसराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइलों को ना रोकें। जी हाँ,
अमेरिका और इसराइल को अपने एयरबेस और ईंधन देने वाले अरब देश अगर गजा के लिए इसराइल पर दागी गई ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बंद कर दें तो भी काफी होगा। बाकी ईरान इसराइल से निपट लेगा। कहा जाता है कि कतर, इजिप्ट और जॉर्डन से सबसे ज्यादा ईरानी मिसाइलों को रोका जाता है इसराइल के हक में। इतना ही नहीं, आकिफ जैदी की दलील है कि अगर अरब देश गजा के लिए कुछ ना करें, बस अपनी आवाम को इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन और उसका विरोध करने की खुली छूट दे दें, तब भी गजा को बचाया जा सकता है। क्योंकि अरब देशों की आवाम तो फिलिस्तीन के हक में है, लेकिन अरब रूलर अमेरिका इसराइल के भरोसे। हाँ, अपनी आवाम को दिखाने के लिए वो अलग अलग मंचों से इसराइल की आक्रामकता की निंदा पर निंदा कर धमकियां देते रहते हैं। अरब देश बस ईरान के लिए गद्दारी करना बंद कर दें, तब भी काफ़ी हद तक ईरान गजा को बचा सकता है, ऐसा भी मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मानते हैं। अब देखना होगा कि इस वक्त कतर को लेकर एकजुट हो रहे अरब देश इसराइल के खिलाफ कुछ ठोस कर पाते हैं या फिर गजा को अपनी आंखों के सामने गंवा देते हैं। ये वक्त बताएगा। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और इसकी मुख्य वजह इजराइल और उसके मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमले। जी हां, इजराइल मुस्लिम देशों को लगातार निशाना बना रहा है। हवाई हमलों के जरिए मुस्लिम देशों में बमबारी कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में भयंकर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद से ही इजराइल पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। ईरान ने हमलों की निंदा की और कतर ने बदला लेने की बात कही, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि इजराइल ने बुधवार यानी कि 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में भी कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना और अल जौफ में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोग मारे भी गए हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए। सना में बुधवार रात हुए धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। इजरायली वायुसेना ने दावा किया कि उसने हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर सेंटर, ईंधन डिपो और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है।